दुबे जी, हाँ शमशाद भाई, कि मैं तो गोली मार देता लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। मैं ऐसा अपशब्द का प्रयोग कभी नहीं करता भैया आपके लिए। अतीक की अतीक कब तक? आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। और दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि अतीक अहमद की पहचान दरअसल उन बाहुबलियों में, उन दबंगों में है जो अपनी शख्सियत को सामने उस तरह रखते हैं जिस पर कम से कम सवाल बहुत सारे उठे और डर की सियासत को इसे जोड़ा जाता है। लेकिन पहलू दरअसल ये उठता है कि सियासत की तस्वीर आखिर दिखाई कैसे जा रही है, या फिर बनाई कैसे जा रही है, या फिर लोगों के सामने परोसा कैसे जा रहा है। जरा इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे, इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले यह भी आरोप हर सियासी दल पे लगता है कि हर सियासी दल कहीं ना कहीं बाहुबलियों, दबंगों, दागियों को टिकट देते हैं और शायद इनका उनको फायदा भी मिलता है। लेकिन अतीक अहमद को भी कानपुर कैंट से सपा के विधानसभा की टिकट मिल जाती है, जहां से उनको लड़ना है एक उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन अतीक अहमद की दरअसल जो शख्सियत है वो काफी कंट्रोवर्शियल रही है और उसके बाद लगातार ऐसे विवाद हैं जिनसे उनका नाता जुड़ता भी रहा। एक बार फिर से एग्रीकल्चर कॉलेज में घुसकर उन्होंने मारपीट की, यह आरोप लगा। उसके बाद एक फोन कॉल, दरअसल एक फोन का कॉल जो है हमारे हाथ लगता है। उस कॉल की हालांकि हम सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन उस कॉल ने दरअसल ढेरों सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि उस रिकॉर्डिंग में क्या कुछ अतीक अहमद कहा जा रहा है, धमकी दे रहे हैं और किस तरह से वो धमका रहे हैं दूसरे शख्स को। दूसरे शख्स से भी हम आपको मिलवाएंगे, पहले ये फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सुनिए। दुबे जी, हाँ शमशाद भाई, एसपी आर्य से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम क्या है किसी कह सकते हैं, हम का उनसे तेरी तैने कहा एसपी आर्य से कि मैं गोली मार देता, मैंने गोली नहीं मारा ना। अब कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते बताइए। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, आपने हमको मरवाया। नहीं, एसपी आर्य झूठ बोल रहा है। जितनी मलाई खा चुके हो घास निकाल लोगे। अब आप बड़े भाई हैं, कुछ भी आप कहें। मैं कुछ नहीं कहा भैया, ये आपको जो आप घर न जाओगे, आपके पास जा करके आप मुझको बच्चे की तरह मानते थे, लेकिन आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि आपको मैं भैया आपको कहा, आपने मुझे मारा। चलो नहीं, अभी तो मार नहीं खाओ, अभी मार कहाँ देखे हो आप भैया, मार का मजा अभी आप बड़े भाई हैं, आप कहिए वहीं आए हमको मार दीजिए। आपको अगर इसी में संतुष्टि है तो हमको जहाँ कहिए मार दीजिए। बकैती कर रहे थे कि मैं गोली मार देता। मैं ऐसा कह नहीं सकता, मेरे सामने बंटी भी बैठे हैं, बंटी तभी से है, मैं ऐसा कह नहीं सकता। कोई अलग कहे, अलग मैटर है। दरअसल जो धमकी की बात हो रही है वो शख्स है रमाकांत दुबे, जिनको धमकी दिया जा रहा है। और रमाकांत दुबे का ये कहना है कि ये जो धमकी दी गई है फोन पर अतीक अहमद ने दी है। वैसे ये जरूर हम आपको बता दें कि नेशनल वॉइस ऑडियो की सत्यता को प्रमाणित नहीं करता है, लेकिन हमने इस सच की पड़ताल के लिए नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के पीआरओ रमाकांत दुबे से बात की और सच को जानने की कोशिश भी की। ये वही रमाकांत दुबे हैं जिन्हें फोन पर धमकी देने का आरोप अतीक अहमद पर लग रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा नेशनल वॉइस से। 2 दिन पहले इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में बाहुबली अतीक अहमद द्वारा यहां पे मारपीट की गई और वहां पे तोड़फोड़ की गई। उसके बाद जो रमाकांत दुबे हैं उन्होंने इस चीज को लेके एक मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद से ही अतीक अहमद लगातार रमाकांत दुबे जी को धमकी दे रहे हैं। हमारे साथ इसमें मौजूद है रमाकांत दुबे जी, उनसे पूछते हैं क्या धमकी दी और क्या हुआ है। हमारे पास जो है 14/12/2016 को करीब 9:05 पर फोन आता है कि उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने धमकी दिया कि मैं आपको जान से मारने की भी धमकी दिया और इसका अंजाम भुगतने का भी धमकी दिया है। और क्या आपको किसी चीज की खतरा है? क्या आपने किसी शिकायत करी इस चीज की? इस चीज की शिकायत हम लोगों ने प्रशासन से किया है और खतरा हमारे पूरे सीआरट्स एडमिनिस्ट्रेशन को है, चाहे वो हमारे माननीय कुलपति महोदय हों, चाहे हमारे वो रजिस्ट्रार महोदय हों, चाहे वो हमारे डायरेक्टर हों, जितने भी लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, इन बाहुबलियों से हमारे सभी लोगों को खतरा है। अगर हमारे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे माननीय कुलपति महोदय को या हमारे प्रत कुलपति महोदय, किसी को कुछ भी होता है इसका पूरा श्रेय ये जो है माननीय अतीक अहमद को होगा। फोन पे क्या उन्होंने आपसे कहा था, क्या धमकी दी है आपको? उन्होंने हमको फोन पे धमकी दिया कि आप जो है आपकी जान ही मारना पड़ेगा, तुम्हें मारने की ही धमकी उन्होंने दिया है कि तुम्हें हम मार देंगे।
तो आपने किसी से शिकायत करी है इस पूरे मामले को लेकर? मैं इसकी शिकायत पूरे पुलिस प्रशासन को किया है, डीएम को किया है, सभी लोगों को मैंने इसको, शासन को भी किया है, सारे लोगों को मैंने इसकी शिकायत किया है। तो अब क्या चाहते हैं, किस तरह से ये कार्रवाई हो और क्या चाहते हैं इस पूरे मामले? मुझे इसके लिए ये जो है उनको गिरफ्तार हो और हमें न्याय मिले। और मैं चाहता हूं कि सत्य की जीत हो। जैसे आप लोगों ने ये पूरे प्रकरण को आप लोगों ने इतना चलाया है, मैं आप लोगों का आभारी हूं और आप लोगों ने सत्य का साथ दिया है और सत्य की ही जीत होगी। मुझे पूरा भरोसा है, प्रभु यीशु मसीह पे पूरा भरोसा है कि सत्य पे ही जीत होगी और सत्य का ही हमेशा जीत हुआ है। ये थे हमारे साथ इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं डॉक्टर रमाकांत दुबे जी, जिन्होंने अपनी जान का खतरा बताया है बाहुबली अतीक अहमद से। इलाहाबाद से अमित श्रीवास्तव, नेशनल वाइज न्यूज। जय हिंद। ये रमाकांत दुबे थे जो अतीक के अति से थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। उनका कहना है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई। और सबसे बड़ा सवाल दरअसल प्रशासन के ऊपर भी उठेगा कि उन्होंने क्या कार्रवाई की, इसकी सत्यता क्या है, ये तो अलग पहलू है। लेकिन कम से कम जो कैमरों में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें हैं वो तो झूठ नहीं बोलती। इस बात की तो प्रामाणिकता कम से कम उससे साबित होती है कि वहां क्या कुछ हुआ। हालांकि उन पे भी एक दलील अलग से रखी गई थी अहमद की तरफ से कि वो उधर से गुजर रहे थे, वीसी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। खैर, ये पहलू अलग हो सकता है, लेकिन सवाल दरअसल यही है कि क्या रिकॉर्डिंग जो सामने आ रही है उसके बाद समाजवादी पार्टी पर सवाल ना उठे कि आपने फिर से क्या उन्हीं रवैये को अख्तियार कर लिया है जिस पर सवाल उठेगा कि आप दागियों के भरोसे हैं। क्या ऐसे फिर आप व्यवस्था को सुधारेंगे? चलिए मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं, उसका सीधा डिबेट पे लौटते हैं। के शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस, चंद्रशेखर पांडे एसपी समाजवादी पार्टी की तरफ से और प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले तो आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। सर, समाजवादी पार्टी अब इस पहलू पर क्या करती है? खंडन करके छोड़ देगी या फिर इसके ऊपर कुछ और भी हम उम्मीद करें कि स्टेटमेंट आप कोट करेंगे? नहीं, हम सिर्फ स्टेटमेंट कोड नहीं करेंगे, एक आप बड़ा अलग चीज देखेंगे कि इस पूरे प्रक्रिया से ही उनके वहां से एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन से पहले सूचना पे ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं चाहूंगा कि न सिर्फ एफआईआर दर्ज किया बल्कि जो राइट लेफ्ट। जी बोलिए। अब आवाज आ रही है? जी बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए पांडे जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की मनसा आप देखिए कि जैसे ही ये कंप्लेन संज्ञान में आती है, पुलिस बिना प्रशासन के मर्जी के तो नहीं एफआईआर करेगी ना, पूरी उसे आजादी दे दी गई। तुरंत मुकदमा दर्ज हुआ, सिर्फ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ बल्कि उनके राइट और लेफ्ट हैंड जो बोले गए उन दोनों लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। और बची बात ये अतीक अहमद जी की, तो मैं आपको बता दूं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो पहली बार नहीं है, इससे पूर्व से वो रहे हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी के भी केस में बोला है कि जिन केस में 7 साल से कम है उसमें एटलीस्ट विवेचना कर लिया जाए। और 4-5 पॉइंट है जिसमें कि अगर वो गवाहों को भड़का रहा है, धमका रहा है तो उसका अरेस्ट किया जाए, अन्यथा नहीं। पांडे जी, मैं जरा क्लियर कर दूं आपको। मैं वही आ रहा हूं, और जा रहे हैं। मैं आपके इस प्रकरण अभी जो ऑडियो आई है जी, नहीं रोहित साहब ये जो अभी ऑडियो आई है इससे पूर्व तक चूंकि गवाह धमकाने का विषय नहीं था, यह एक नया विषय आया है। और मैं आपको बता दूं कि इस विषय पे मेरी अभी कप्तान साहब से बात हुई है। कप्तान साहब ने बिल्कुल क्लियर कट बोला है, अभी आधे घंटे पहले मेरी बात हुई है कि सर बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ऑडियो की प्राइमरी पुष्टि केवल हो जाए, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमें पूरी आजादी मिली हुई है लेकिन ऑडियो की प्राइमरी पुष्टि होना जरूरी है। बिना प्राइमरी चंद्रशेखर पांडे सर, मैं आपको दो चार पॉइंट चाहूंगा आपसे साझा करूं सर, क्योंकि देखिए जवाबदेही आपकी है, स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है। एक शख्स रमाकांत दुबे बिल्कुल है, अगर वो ये कह रहा है, अगर वो शख्स ये कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, तो क्या इनिशियली उसके जान को पूरी तरीके से आश्वस्त किया जाए कि किसी तरह कोई खतरा नहीं है? दबंगई की बातें हुई, ऑडियो पे गाली गलौज, ढेर सारी ऐसी बातें, जान से मारने की धमकी है। इसके बाद अब प्रामाणिकता के ऊपर आप जा रहे हैं सर। मैं एक पॉइंट और कोट कर देता हूं सर। अतीक अहमद की बात तो थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उस पर शिवपाल यादव ने भी कहा कि अगर इसमें प्रामाणिकता मिल गई तो हम कार्रवाई करेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि जहां से आपने शुरुआत की थी, आपने कहा था अखिलेश यादव की देखिए इमेज कितनी अच्छी है। सर, इसी इमेज से लेकर जुड़ा सवाल है, अगर अखिलेश यादव की इमेज इतनी अच्छी थी तो ऐसे दागियों को साथ रखने की जरूरत क्या थी सर?
देखिए, मैं बड़ा इस पे अपना पक्ष स्पष्ट कर दूं। बहुत आपने महत्वपूर्ण व्यक्ति बिंदु उठा दिया है। मैं इसमें बता दूं कि यह बिल्कुल क्लियर कट है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस नीति पे हैं और उन्होंने पिछले 4 सालों में बुंदेलखंड से लेकर के लखीमपुर तक और मेरठ से लेकर के मिर्जापुर तक में एक एक बिना ये देखे कि उनके गाड़ी के ऊपर साइकिल ही क्यों ना लगा हो, बिल्कुल जिसे गांव की भाषा में कूटना बोलते हैं, एक एक लोगों को नष्ट कर दिया। चाहे वो हमारा विधायक हो तो भी उसे एक सिपाही ने पकड़ करके जमीन पे बैठा दिया। आप ये कह रहे हैं, परवाह नहीं की झंडा क्या है, पार्टी पांडे साहब, देखिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ऐसे लोगों को पकड़ना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को दरअसल टिकट देने का अधिकार किसी और के पास है, इसलिए ऐसे लोगों को टिकट मिल पा रहा है और इसलिए ये पनपते जा रहे हैं, ऐसे लोगों की कद बढ़ती जा रही है। मुझे जवाब देने दे वरना बात बहुत गलत दिशा में चली जाएगी। मैं पूरा कर दूंगा आपको। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अपना तरीका है। अब हम आते हैं बात माननीय अध्यक्ष जी का। टिकट देने का काम माननीय अध्यक्ष जी का होता है और माननीय अध्यक्ष जी बिल्कुल क्लियर कट है। एक बाल बराबर का अंतर है कि जैसे बोला जाता है, कृष्ण भगवान ने बोला था कि युद्ध में जीतना ही सबसे बड़ा धर्म है, और रामायण में कहा जाता है जो रामचरितमानस में कि धर्म पे रहना ही सबसे बड़ी जीत है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि धर्म पे रहेंगे तो अपने आप जीत मिलेगी। और हमारे जो माननीय अध्यक्ष आप मुझे लग रहा है ना कुछ ज्यादा फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल बातें नहीं कर रहे हैं। देखिए प्लीज इस बात को समझिए सर, ये फिलोसफिकल टॉपिक नहीं होगी। आप सच को नकारने की बात नहीं करें। हमारी नहीं है, पूरे पार्टी सारे दलों की है। नहीं, तो फिलोसफिकल टॉप के लिए नहीं बैठा हूं मैं। बीजेपी की है। नहीं पांडे साहब मैं क्लियर कर दूं सर, मैं फिलोसफिकल थिंकिंग को जरूर मान सकता हूं, लेकिन कम से कम ऐसे पहलू पर बैठा हूं ना जिसपे सवाल उठ रहे हैं, और सवाल पे सर मैं फिलॉसफी से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पे विश्वास करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं उसी आधार पर आप जवाब भी देंगे। खैर मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। प्रैक्टिकलिटी पे मैंने जवाब दिया। नहीं सर, शुक्ला साहब, क्या जो सपा कह रही है, सपा इन बातों को जिस तरह से पांडे साहब प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रख रहे हैं? देखिए रोहित जी, आज जब आपके चैनल का निमंत्रण मुझे मिला तो मैं तो ये सोच रहा था कि आपका होगा कि कैसे राहुल गांधी का गुब्बारा फूटने से रह गया और वो मोदी शरणम गच्छामी हो गए। मैं और भी कई नेशनल इशू पर आपकी बहस के बारे में सोच रहा था, लेकिन आज फिर आपके चैनल सहित अनेकों चैनल उसी समस्या पे आ गए कि समाजवादी पार्टी के राज्य में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। बीच में हम लोग इस विषय से हट गए थे। इनकी पारिवारिक लड़ाई भी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, फिर नोटबंदी के बाद तहखाने में चली गई थी, लेकिन आज हम फिर वहीं पे आ गए कि समाजवादी पार्टी का यदि प्रदेश में शासन है तो उनके विधायकों का आत्मबल, गुंडागर्दी, उनकी जबरदस्ती जो तानाशाही चलती है वो दिखने लगती है। आज आखिरकार कब तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी? समाजवादी पार्टी की सरकार अगर है तो कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठने लाजमी है। आप बीच में न बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप बीच में न बोलिए, मैं भी आ रहा हूँ। आप दागियों के लिए न कि कानून व्यवस्था के बीच आप बीच में न बोलिए, आप बीच में न बोलिए। मीडिया और आप भी जानते हैं कि इतनी अच्छी कानून व्यवस्था पांडे जी, शुक्ला साहब को बोलने दीजिए, मैं आपको मौका फिर से दूंगा। हम आपके बीच में नहीं बोलते हैं। बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूं। अब आप देखिए, आपने कई बार खुद डिबेट की, बलात्कार, हिंसा, लूट खसोट, अधिकारियों के साथ प्रताड़ना, अधिकारियों के साथ मारपीट करना, उसी लाइन में ये कड़ी जोड़ी गई है। ये जो अतीक अहमद का केस हुआ है, जिसमें आप साफ साफ टेप सुना रहे हैं, जिसमें आप ये कह रहे हैं और वो दुबे जी भी कह रहे हैं कि हमको धमकी दी गई, हमारी जान माल की धमकी दी गई, इस तरह की बातें एकदम साफ साफ आपने दिखाई। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हम फिर उसी रास्ते पे आ गए हैं कि जहां उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अब ये लड़ाई इनके पारिवारिक लड़ाई से भी जोड़ी जा सकती है। चाचा टिकट दे रहा है, भतीजा कार्रवाई कर रहा है, ये इनके अंदर खाने की भी बात हो सकती है कि चाचा ने एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया है और उसने ऐसी हरकत कर दी तो भतीजे को कार्रवाई करना है। वो उनको नीचा दिखाएंगे, वो उनको नीचा दिखाएंगे।
पारिवारिक संघर्ष। शुक्ला साहब ये बताइए आप तो जिम्मेदारी निभाने वाली पार्टी की रिप्रेजेंटेशन में है। मुझे ये बताइए, अगर आप ये बातें कहते हैं, अभी तक तो ये मसला था कि किसको क्या टिकट किस दल ने दिया, वो अलग पहलू हो सकता है, लेकिन अगर ऐसी घटनाक्रम टीवी स्क्रीन पर आ रही है, सामने आ रही है, तो बीजेपी क्या इस पक्ष पर कुछ मांग करेगी समाजवादी पार्टी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मांग करेगी, कानूनी कार्रवाई की मांग करेगी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से लेकर के वहां दुबे जी तक जितने लोगों के साथ बदतमीजियां हुई हैं, उन सबकी सुरक्षा की मांग करेगी। और किससे, लेकिन हर तरह की किससे शुक्ला साहब, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, आपको तो राज्य सरकार पे भरोसा नहीं है, आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं है, तो फिर आप हम लोग गवर्नर से मिलकर हस्तक्षेप की मांग करेंगे। कब करने वाले? राज्यपाल से मिलेंगे। कब करने वाले? उनको ज्ञापन देंगे। कब करने वाले हैं? जी कब करने वाले हैं? जी कब करने वाले हैं आप? आपने क्या पूछ? नहीं, कब करने वाले ये तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जल्द से जल्द होगा। हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए, किसी भी समय, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। यह ज्ञापन राज्यपाल को दिया जाएगा, मुख्यमंत्री को दिया जाएगा, और मुख्यमंत्री से अपराधियों को गिरफ्तार करने, वो शख्स जिसकी तस्वीर हमने दिखाई ना आपको, की मांग की जाएगी। वो शख्स जिनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई दुबे जी की, उनकी स्थिति तो ऐसी है कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है, मैं तो खतरे में जी रहा हूं। आप कह रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, यानी आप तो राजनीति की बात कर रहे हैं कि डिबेट पे हैं तो बोलना है, बोल दिया हमने। देखिए, अब ऐसा है रोहित जी, नहीं, आज तो नहीं हो सकता। ये घटना आज घटी है। राज्यपाल महोदय से कल हम लोग समय लेंगे, जैसे ही उनका समय मिलेगा हम उनको जाकर के ज्ञापन देंगे। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कर भी चुके हैं संभवतः, जहां तक मेरी जानकारी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के सुरक्षा की मांग करेगी, और इस विषय पे इलाहाबाद की हमारी यूनिट जबरदस्त प्रदर्शन, धरना और जो आवश्यक काम होगा वो किया जाएगा। ठीक है राजपूत साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ठीक है सर। सुरेंद्र राजपूत साहब, सर सबसे पहले ये बताइए, इस घटनाक्रम के बाद आपका रिएक्शन क्या है? क्योंकि देखिए, अब अगर मैं इनकी बात कह रहा हूं, अतीक अहमद की बात कर रहा हूं, तो मैं वो कैंडिडेट की बात कर रहा हूं जिसको टिकट कानपुर कैंट से समाजवादी पार्टी ने दी थी। अगर उस उम्मीदवार की एक ऐसी शख्सियत भी सामने आती है जिस पर डर, खौफ की बात हो, तो वहां पे मैं उम्मीद तो कर सकता हूं कि एक पॉजिटिव और पैरेलल कमेंट मिले। रोहित, आपकी चिंता राजनीति की है, शुक्ला जी की चिंता राजनीति की है। शुक्ला जी को भी किसी चीज से कोई मतलब नहीं सिवाय राजनीति के। मेरी चिंता उस व्यक्ति की है, क्योंकि अतीक अहमद अपने आप में दबंग है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और अतीक अहमद की दबंगई से बचाने के लिए पहले चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पीड़ित पक्ष को उचित सुरक्षा मुहैया कराए। सबसे पहली जिम्मेवारी यह है कि जल्दी से पेशतर उसको सुरक्षा गार्ड दिए जाएं, पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाए, या अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस सुरक्षा देने से इनकार करती है तो मैं शुक्ला जी के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि केंद्र की सुरक्षा ये दिलवाएं, और 24 घंटे के अंदर दिलवाएं, वरना यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कोरी लफाजी करती है। बहुत स्पष्ट रूप से मेरी बात है। पहली चीज, चूंकि यह आपराधिक घटना है, आपराधिक घटना को आपराधिक तरीके से देखना पड़ेगा। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इसके बाद जो और लोग गिरफ्तार होने की बात है वो इस वजह से नहीं कि पीड़ित पक्ष क्या कह रहा है, बल्कि इस वजह से कि न्याय की उम्मीद क्या है उसके हिसाब से काम हो, और अतीक अहमद हो या कोई भी रंगदार आदमी हो वो गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन उसकी गिरफ्तारी से पहले क्या कोई जिम्मेवार आदमी ये बात करेगा कि पीड़ित पक्ष को सुरक्षा दी जाए, उस लड़के को जो दुबे है उसको सुरक्षा दी जाए? उसकी सुरक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में नहीं है। कि वो गवर्नर से मिलेंगे, वो कह तो रहे हैं कि गवर्नर से मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की कह तो रहे हैं कि गवर्नर से मिलेंगे। गवर्नर से देखिए, मैंने पहले ही सुरेंद्र राजपूत जी के पहले मैंने कहा कि उनको सुरक्षा दी जाए। ये बात अभी चैनल में मैंने कहा उनको सुरक्षा दी जाए। आपके सामने है, मैं बीच में नहीं बोला सर। 2 मिनट मुझे, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है ना, सुरक्षा की बात शायद या तो मैं ओवर हेयर कर गया, अगर आपने कही है तो ठीक है, नहीं कही है तो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर
पीड़ित पक्ष को सुरक्षा देना सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आप अतीक अहमद पर आ जाइए। अतीक अहमद साहब के पास और भी बहुत से तमाम मुकदमे हैं। अब उनकी वो सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका टिकट कटेगा या वो लड़ेंगे, ये निश्चित तौर पर सपा का आंतरिक मामला है। और सपा के आंतरिक मामले में कोई भी आदमी बोले राजपूत साहब, तो हम लोग सामाजिक स्तर पर तो बोल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। नहीं राजपूत साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इनका इंटरनल मामला है, लेकिन सर अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव जो जनता को रिप्रेजेंट करता है, उसकी छवि अगर ऐसी हो कि भाई वो किसी को डरा रहा है, किसी को धमका रहा है, तो एक राजनीतिक दल के तौर पर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे कैंडिडेट को सामने ना रखे कोई भी दल, इसके लिए जागरूक आप करें? निश्चित तौर पर सहमत हूं। फिर इसे आप अंदरूनी मामला क्यों कह रहे हैं? और बिल्कुल पूरी तरीके से होना चाहिए। नहीं अंदरूनी, फिर मेरी बात आपने शायद पूरी नहीं सुनी। आप मुझे उनके पक्ष में मत घसीटिए। मेरी बात अगर पूरी सुन लेंगे तो शायद बुरी बात आ जाएगी। मैंने कहा ये उनका मामला है, लेकिन अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को तय करना है कि वो एक नया इतिहास रचने के लिए इन जैसे लोगों से अपना पीछा छुड़ाते हैं और या फिर इतिहास बनने के लिए इन लोगों का साथ देते हैं। ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन जनता निश्चित तौर पर, हम लोग निश्चित तौर पर ये जानते हैं, मानते हैं और समझते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी अगर अपनी छवि के प्रति इतने कॉशियस हैं, तो उस कॉशियसनेस का तकाजा कहता है। उस पर बट्टा कौन लगा रहा है? ऐसे लोगों की राजपूत साहब, यानी आप ये तो बता ही सकते हैं ना, आप ये तो बता ही सकते हैं, अभी गठबंधन नहीं हुआ है, आप दूसरे पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो बता ही सकते हैं, कम से कम इतना कैलकुलेटिव में आपके पास तो ओपिनियन होगा ही, तो बता सकते हैं कि उनकी इमेज को बट्टा कौन लगा रहा है। अगर ऐसे कैंडिडेट्स को इमेज मतलब टिकट दिया जा रहा है जो उनकी इमेज बिल्डिंग को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाए, तो बट्टा कौन लगा रहा है? देखिए, फिर से ऐसा है, मैं बताऊं आपसे कुछ बातों के, अगर आप बातों को विस्तार देते रहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो दुबे नाम का शख्स है उसकी सुरक्षा प्रभावित होती है। सर यही सुरक्षा प्रभावित ना हो, इसलिए राजपूत साहब इस कमेंट को मैं पूछना चाह रहा हूं। राजपूत साहब, मजबूरी क्या है ना कि आप उससे जो है ना क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी पतली गली है उससे निकल जाए। सर गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है, मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि पीड़ित पक्ष को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और अगर मुख्यमंत्री जी सुरक्षा मुहैया नहीं कराते हैं तो केंद्र सरकार से मैं अनुरोध करूंगा शुक्ला जी के माध्यम से कि ये आपकी ये मांग क्यों नहीं है? नहीं राजपूत साहब, आपकी ये मांग क्यों नहीं है? आपकी ये मांग क्यों नहीं है कि ऐसे दल को, अगर दलों के विचार एक है कि जनता के लिए काम करना है, तो शायद एक मैसेज तो कन्वे हो सकता है। क्योंकि अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम और कांग्रेस मिलकर 300 से ज्यादा सीट ला सकते हैं, तो शायद एक सजेशन तो दिया जा सकता है कि ऐसे लोगों को सबसे पहले दूर कीजिए जो जनता के सामने गलत इमेज पेश कर रहे हैं। ये तो सजेशन आप दे ही सकते हैं। मेरी मांग सपा सहित सारे राजनीतिक दलों से है, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, बसपा और जितने मुख्य दल हैं सब शामिल हैं, कि किसी भी बदमाश को, किसी भी दबंग को और किसी भी माफिया को टिकट ना दिया जाए। ये तो हमारी पुरजोर मांग है और आपके साथ हम स्वर में स्वर मिलाते हैं। ये मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे बोलना ही पड़ेगा क्योंकि शुक्ला साहब का मैं जवाब दे दूं कि हमारे बड़े भाई ने जो एक बड़ी बात कही, सुरक्षा की बात को क्लियर कर दूं कि ये हमारी जो मंत्री और सरकार की मंशा, एफआईआर, अरेस्टिंग, यूनिवर्सिटी पे पुलिस फोर्स, उनके जितने पदाधिकारी का नाम अभी दुबे जी ने लिया, वाइस चांसलर, प्रति उपकुलपति, तीन के तीनों लोगों को उनको सुरक्षा भी दी जा चुकी है। एसपी डायरेक्ट तो ये सिर्फ बीजेपी को क्यों बता रहे हैं? जो इलाहाबाद के कप्तान सीधे कम्युनिकेशन में रखते हैं। जानकारी नहीं थी, उनको भी बताइए कि वो आपने मैं सारे पूरी पब्लिक को बता रहा हूं, देखिए भाई ने जो हमारे कहा उसमें आप बात को समझिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीज कह दी, उसको मैं शुक्ला साहब से जवाब लेना चाहूंगा कि एक, अगर शुक्ला साहब ये बात कहते हैं, उनको ये कहां से हक मिल गया ये बात करने का? क्योंकि उनके यहां तो इतने बड़े प्रदेश में एक प्रदेश अध्यक्ष ढूंढना था, वो भी ऐसा ढूंढा जिसके ऊपर कुल मुकदमा कितनी है, संविधान की, आईपीसी का ऐसी कोई धारा है ही नहीं जो लगी ना हो, लूट, बलात्कार, मर्डर, कोई ऐसा चार्ज नहीं है। उसके अलावा में लगातार ये हर दिन जो 10-5 ले रहे हैं, मैं अभी हाल का उदाहरण दे दूं कि अभी पांडे साहब क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, उनके पास ऐसा है तो हमारे पास ऐसा है। मैं सिर्फ ये नहीं, फिर इसका क्या मतलब है? मैं एडीआर की रिपोर्ट पे नहीं जाना चाहता। राजपूत साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, एडीआर पे हमने डिबेट पे चर्चा की थी और मैं नहीं चाहता हूं कि उस पे जाऊं। सर, उस पे भी सपा के कितने लोग हैं जिनके ऊपर कितने दाग हैं, आपको भी पता है। राजपूत साहब की बात को पूरी कर दूं,
राजपूत साहब को पूरी बात पूरी कर दूं कि उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हम सब बैठ करके सब लोग ये निर्णय करें, उसके लिए मुखिया ये है। मैं यहां मंच से आपके सम्मानित चैलेंज से इनको ये चैलेंज देता हूं कि तुरंत जाइए और माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहे कि ये जो आरोपी को ही चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। मैं आज की डेट में अब जो समाजवादी पार्टी है उस समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर मैं आपसे दावा करता हूं पे कार्रवाई करेगा आपका दल। अखिलेश यादव, पांडे साहब छोड़िए बड़ी बड़ी बातों को, पांडे साहब छोड़िए बड़ी बड़ी बातों को, मुझे सिर्फ इतना बताइए अतीक अहमद पे क्या कार्रवाई करेगा आपका दल? क्या टिकट काट रहे हैं आप? आपने अमन मणि त्रिपाठी का तो अभी तक टिकट काटा नहीं, बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं मंच पर आकर। सर अमन मणि त्रिपाठी का टिकट काट दिया आपने। अमन मणि के मामले में मैं बता दूं कि अरे सर आप बताइए मत, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अमन मणि त्रिपाठी का टिकट आपने काट दिया, सीबीआई उन्हें अरेस्ट करके ले गई उनकी पत्नी के अपने मर्डर केस में। आप किस पहलू को जस्टिफाई कर रहे हैं सर? सीबीआई की पीसी कराइए, सीबीआई पीसी करे, केवल सीबीआई को सिर्फ एक लाइन बोलने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हां उन्होंने किया है, वो इन्वॉल्व है, वो बोले। अभी तुरंत मैं इनके सामने बोल रहा हूं, आप 10:10 पे पीसी कराइए, 10:20 पे टिकट। पांडे साहब, लेकिन सीबीआई की जब तक पीसी नहीं हो जाती है, चंद्रशेखर पांडे साहब सुनिए पांडे साहब सुनिए नहीं सर सुनिए, मुझे पता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, आप, मुझे पता है कि आपको बहुत कैलकुलेटिव होकर बोलना पड़ता है, मुझे ये भी पता है कि अपनी इमेज को कैसे बैलेंस रखना पड़ता है। लेकिन सर मेरे से दिक्कत क्या है ना सर, कि मैं आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मैं फिलोसॉफिकल थ्योरी रखता जरूर हूं, लेकिन अगर मैं ऐसे डिबेट पे बैठा हूं ना तो मैं प्रैक्टिकलिटी पे विश्वास करता हूं। जिस कैटेगरी में आ रहे हो ना और जो बता रहे हैं कि ऐसे आरोप हमारे पे है, नहीं ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सर सुन लीजिए पांडे साहब सुन लीजिए, आप सीबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। आपको तो उसी समय नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कहना चाहिए था कि अगर सीबीआई ने अरेस्ट किया है, वो भागे हुए थे, पहली चीज अगर अरेस्ट किया तो सबसे पहले हम नैतिकता के आधार पर उनको वहां से हटाते हैं, अगर वो वहां से पाक साफ मिलेंगे तो हम फिर से टिकट देंगे। आप ये बोलते तो शायद ये सवाल नहीं उठता, आप ये बोलते तो आपके कैरेक्टर आपकी इमेज पे सवाल नहीं उठता। आप इसके इंतजार में बैठे हैं कि सीबीआई पीसी कर दे, हम कार्रवाई कर देंगे। अरे वाह, आप जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि चूंकि वो जनप्रतिनिधि। अरे सर जनता क्या चाहती है उसको भी तो जान लीजिए आप। प्रथम दृष्टया पांडे साहब जनता क्या चाहती है उसको भी तो जान लीजिए। आप प्रथम दृष्टया कह रहे हैं सर, कानून में जो पहलू है सर, कम से कम उसके पहलुओं पे तो आप जोने दीजिए जो हो रहा है, लेकिन कम से कम अगर भावनाओं से, नैतिकता से जुड़े मुद्दे होते हैं तो वहां पे जो आप पहलू कह रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, सीबीआई कहे और हम कार्रवाई करें। अरे सर आप सीधा बोलते इतना कुछ हो गया है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, अगर वो पाक साफ होंगे सीबीआई जांच में हम फिर से टिकट देंगे, शायद आपका मान बढ़ता, सम्मान बढ़ता, सवाल नहीं उठते और शायद उनके कैंडिडेचर का भी जो है कद बढ़ता। आप वो तो नहीं कर रहे और आप हमें तो जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए इससे ज्यादा अच्छा ये है कि क्यों ना हम लोग इस संविधान को ही बदल दें। अरे सर बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, खत्म हो जाए। अरे सर बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, मैं कह रहा हूं सर, होना कुछ भी नहीं है। 1 घंटे की डिबेट के बाद आप अपने घर चले जाएंगे, उसके बाद कार्रवाई के नाम पे जनता को कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं पांडे साहब ये भी जान लीजिए, आरटीआई के दायरे में आने की बात अगर सवाल उठा दूंगा यहाँ पे तो तमाम सियासी दलों की बोली एक हो जाएगी। क्यों नहीं आना चाहते आरटीआई के दायरे में, इसलिए बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए सर। कहना चाह रहा हूं तो ये आरोप सिर्फ अकेले हमारे ऊपर नहीं, आरोप आपसे अतीक अहमद को टिकट आपने दिया है, अतीक अहमद को टिकट आपने दिया है, मैं उस पर कार्रवाई की बात कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। और उनके 2 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और जैसे ही पुलिस अपना काम खुलकर दुबे, केवल ये साबित हो, वो शख्स जिनका नाम सम दुबे है वो खुलकर कह रहे हैं कि मुझे अतीक अहमद धमकी दे रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई किया? उन 2 शख्स को अरेस्ट होने की बात नहीं, वो कह रहे हैं नहीं तो फिर जांच का विषय है ना, आप जांच का विषय है ना, तो फिर आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? मोबाइल की बिल्कुल जांच का विषय चल रहा है, जांच के विषय है और जांच चल रही है और कप्तान ने हमारी स्वयं बात, उन्होंने कहा जैसे ही पुष्टि होगी मैं उनके खिलाफ अरेस्टिंग होगी, क्योंकि गवाह को धमकाना एक ऐसा ऑफेंस है जिसपे सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई वायलेशन नहीं होगा, हम तुरंत अरेस्ट करेंगे। लेकिन आवाज की प्रथम दृष्टया पुष्टि होनी चाहिए। हम लोग अपने मनमर्जी से किसी भी राजनेता के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को एक कॉमन में ये स्पेस लेना पड़ेगा। और हमारे जो आदरणीय शुक्ला साहब हैं, अगर वो हंसने के बजाय पूरे जनता पार्टी में 10 आदमी ऐसे दे दे, या जो डेली 20 लोग आ रहे हैं, आप ये रेशियो देखेंगे 20 में से 18 पांडे साहब
मुझे लगता है देखिए, आप जिस मंशा के साथ अगर आप ये बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि मैं बीजेपी और एसपी के काउंटर करवा दूं, नोटबंदी पे आ जाऊं, तो ये मैं होने नहीं देता हूं। दरअसल मेरे डिबेट का ये हिस्सा नहीं होता है, मैं टू द पॉइंट रखता हूं अपनी डिबेट को। नोटबंदी पे ना आइए, लेकिन इस मुद्दे पे अपराधीकरण पे तो काउंटर करा लीजिए। अगर वो हमारे बराबर दूना चौगुना ना मिले तो आप कहिएगा। पांडे साहब पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है ऑन स्क्रीन, तो मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं सर, मैं चाहता हूं ना कि टू द पॉइंट आप जवाब दें, मैं सुनूंगा और वाकई मैं वहां पूछूंगा भी। मुस्कान आपने बीजेपी की देख ली, कांग्रेस ने भी मुस्कान है, देखिए राजपूत साहब अभी मुस्कुरा रहे हैं और जैसे जैसे बोल रहा हूं उनकी मुस्कान बढ़ती जा रही है। पूछ लीजिए कांग्रेस से भी, उनको मुस्कान किस बात से है, उनके चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, कहीं वो भी आप पे चुटकी तो नहीं ले रहे हैं। ये अलग बात है कि आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या कोऑर्डिनेशन की क्या बातें हो रही है, मैं नहीं जानता उस डिबेट को भी। खैर, मैं प्रभात त्रिपाठी के पास जाऊंगा, उसके बाद राजपूत साहब आपके पास आऊंगा। त्रिपाठी साहब देखिए, अब जस्टिफाई तो करेंगे, अपने दल की बात हो रही है, हर कोई अपने अपने को जस्टिफाई करेगा, लेकिन अतीक अहमद की हिस्ट्री, अतीक अहमद का बैकग्राउंड, अतीक अहमद की इमेज, अतीक अहमद के कैरेक्टर को लेकर जो चीजें बताई जाती है और ये जो इंसिडेंस हुआ उस पर जिस तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है, कितना प्रैक्टिकल लग रहा है, जनता क्या सोच सकती है? देखिए रोहित जी, पहले तो आपने मुझे डिबेट में मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात यह है कि आज ये जिस तरीके से पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सभी दलों के बैठे हुए हैं, राजनीति में अपराधीकरण का जो शुरुआत हुई सन 1980 के बाद, जिस तरीके से राजनीति में एक अपराधीकरण बहुत तेजी से पनपा, क्योंकि देखिए राजनीति में एक आपराधिक जो गठजोड़ पैदा हुआ राजनीतिक दलों के आश्रय से, अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे ब्रजेश शुक्ला हो, चाहे शहाबुद्दीन हो, इस देश के अंदर जो राजनीतिक आपराधिक लोग हैं, जो इतिहास में जो लोग चुनाव जनता से जीत के जाते हैं, सवाल इस बात का है कि एक बहुत गंभीर विषय है। यहाँ ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, ये प्रवक्ता है, ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि किस दल में कौन अपराधी रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसको टिकट देना है। ये दलों के मुखिया, जो राष्ट्रीय लेवल के जो मुखिया है, जो टिकट बांटते हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। देखिए इस देश के उत्तर प्रदेश में खासकर आपराधिक लोग ज्यादा चुनाव जीत के लोकसभा और विधानसभा में पहुंचे हैं। आखिर ये लोकसभा विधानसभा क्यों पहुंचे हैं? इसलिए पहुंचे हैं कि इनको पूरी तौर पे साम दंड भेद, देखिए राजनीति का जो एक पूरा एक कल्चर है कि जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास ताकत होगी, मसल पावर होगा, और जिसके पास टिकट लेके आ जाएगा, और जनता बेवकूफ होती है, जनता ठगी जाती है और बार बार वो अपराधी विधानसभा में और लोकसभा पहुंच जाता है। त्रिपाठी साहब ये देखिए, ये वो सिनारियो है ना त्रिपाठी साहब, सिनारियो देखिए त्रिपाठी साहब, ये वो सिनारियो है ना। नहीं देखिए त्रिपाठी साहब, सुनिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, नहीं सुन लीजिए त्रिपाठी साहब, अरे सर सुन लीजिए त्रिपाठी साहब, सुन लीजिए सर, आप भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह रिएक्ट कर रहे हैं सर। त्रिपाठी साहब मैं ये कह रहा था, मैं आपके कमेंट को इस पहलू पे समझना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी इस घटना के बाद जांच का इंतजार करेगी, प्रोटेक्शन के नाम पर क्या कार्रवाई हो रही है उसको सिर्फ दिखाएगी, या फिर वाकई ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अगर जिस इमेज बिल्डिंग को लेकर अखिलेश यादव कॉन्शियस थे, वहां पर उस कॉन्शियस फीलिंग को भी ख्याल रखते हुए अगर ऐसे टिकटों को बांटा गया है, मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय हो गया, उस विलय को भी याद कीजिए जिसमें विलय होने के बाद एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे गलत कर दिया गया था। अखिलेश यादव वहां से नाराज थे, इन टिकट बंटवारे पे भी अपने दखल अंदाजी चाहते थे। अगर नहीं मिली चीजें तो यानी ये लग रहा है कि अखिलेश यादव की इमेज को कोलैप्स करने की इंटरनल क्या साजिश दिख रही है सपा में? नहीं रोहित जी, मैं इसको देखिए रोहित जी, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि जिस तरीके से शिवपाल ने अतीक अहमद को कानपुर कैंट से टिकट दिया और टिकट देने के बाद जो ये घटना सामने आई इलाहाबाद की, इस घटना के बाद अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुझे पूरा ये लगता है कि अखिलेश यादव लास्ट में अतीक अहमद का टिकट भी काटेंगे और अतीक अहमद की अरेस्टिंग भी कराएंगे, क्योंकि अखिलेश की जो इमेज बिल्डअप की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो एक नीट एंड क्लीन, यानी शिवपाल के फैसले को कट कर देंगे, शिवपाल के फैसले को कट कर देंगे। जिस तरह से शिवपाल यादव ने पवन शुक्ला को निकाला पार्टी से, उसके बावजूद भी मंत्रालय से जो अखिलेश यादव ने निकाले थे, यानी कोलिजन अभी भी है, फाइट अभी भी है इन बिटवीन। देखिए रोहित जी, मैं एज ए पत्रकार आपको बता रहा हूं कि जो भी ये इमेज डेवलप की बात है, रोहित जी मैं बोलूं? बोलिए सर, मैं आप ही को तो मौका दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं रोहित जी कि आज अतीक अहमद का जो प्रकरण फिर आया है,
ये समाजवादी पार्टी में पहले अपराधी को शामिल करो और उसके बाद एक व्यक्ति जो है अपराधी का टिकट काटे और अपनी इमेज बिल्डअप करे। ये चीज हो रही है समाजवादी पार्टी में। और सबसे पहले तो यह है कि अभी अखिलेश को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री को अतीक अहमद को अरेस्ट कराना चाहिए। आज सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि अतीक अहमद खुला घूम क्यों रहा है? अगर उसके ऊपर कोई आरोप, राजपूत साहब क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? प्रभात त्रिपाठी की बात से राजपूत साहब क्या आप इत्तेफाक रखते हैं क्या कि मुख्यमंत्री को कार्रवाई करके अतीक अहमद को इमीडिएट अरेस्ट कराना चाहिए? नहीं, मुख्यमंत्री को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, तो एक दरोगा को कार्रवाई करनी चाहिए। संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उनका सदुपयोग करके मुख्यमंत्री जी को क्यों इन सब चीजों में घसीटा जाए? और अगर दरोगा नहीं कार्रवाई करता तो मुख्यमंत्री को तत्काल संज्ञान लेकर के वहां के पूरे के जिले के पुलिस वालों को बदल देना चाहिए, अगर वो कानून सम्मत कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो। राजपूत साहब, उसकी तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हो रही है? होनी चाहिए, अच्छी बात है। सुरेंद्र राजपूत साहब, मुझे लगता है कि शायद हम लोग कम से कम मोर देन 50 टाइम्स तो डिबेट पे बैठ ही चुके होंगे। खैर ये अलग बात है कि पिछले 15-20 दिन से वो सिनेरियो थोड़ी सी अलग हो जाती है कि जिसमें सुरेंद्र राजपूत साहब जो है कांग्रेस के पक्ष को कम, सपा के पक्ष को ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन सर एक सवाल है, मैं इस बात को बड़ा क्लियर नहीं सर मैं क्लियर कर देता हूँ। आरोप है ये, मिथ्या आरोप है। ठीक है राजपूत साहब, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा तो काम ही आरोप लगाना है सर, इसी बात को तो मैं जस्टिफाई करता हूँ। राजपूत साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उस सुरेंद्र राजपूत के साथ भी डिबेट किया है जो सुरेंद्र राजपूत ये कहते थे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था तो फिसड्डी हो गई है, फ्लॉप हो गई है, मुख्यमंत्री की भी कोई नहीं सुनता, यहां प्रदेश का मुखिया जो है कहीं ना कहीं वो फ्लॉप है, डमी हो चुका है। सर आज आपका स्टेटमेंट बदला सा दिखा सर, इसलिए मैं बोल रहा हूं सर, वो दो सुरेंद्र राजपूत मुझे दिखे, वो पहले वाले बिफोर एंड आफ्टर वाले। सर ये क्या है? अरे तो आप रोहित भाई जवाब दूं क्या? रोहित जी आप शेष कह दीजिए, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। नहीं सरकार तो फिलहाल आपकी है सर। ठीक है राजपूत साहब प्लीज। बड़ा पुराना एक बड़ा पुराना सा शेर है रोहित भाई कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो मेरे कातिल कम से कम मुंसिफ तो मत बनिए हुजूर। तो सच्चाई ये है कि वही सुरेंद्र राजपूत आज भी खड़ा है जनता के हक के लिए, जनता के हुकूक के लिए, जिससे भी लड़ना पड़ेगा वो लड़ेगा। मुख्यमंत्री के लिए मैंने पहले भी कहा था वो अपनी स्वच्छ छवि रखना चाहते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त है, गलत है। मुख्यमंत्री के लिए मैं आज भी कह रहा हूं क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और उनको उस व्यवस्था को कायम रखने के लिए अपना पूरी ताकत लगानी चाहिए और संविधान प्रदत्त कार्रवाई करने की छूट अपनी पुलिस को पूरी तरीके से या तो दी हुई है या दे देनी चाहिए। अगर वो छूट नहीं देते तो निश्चित तौर पर वो आलोचना के पात्र होंगे। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि किसी की भी संविधान सम्मत गिरफ्तारी के लिए हर चीज के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना जरूरी नहीं है। आप लोकल प्रशासन अगर गिरफ्तारी नहीं करता है, प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जरूर मुख्यमंत्री के पास 100% आपकी बात के साथ हूं, मैं 100% आपकी बात के साथ हूं। सर मुझे तब ये बता दीजिए, और अगर अभी तक अतीक अहमद की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई कार्रवाई अगर नहीं हुई उनके खिलाफ डायरेक्टली, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी? प्रशासन की। अगर प्रशासन फिर भी काम नहीं कर पा रहा है तब किसकी जिम्मेदारी तय होगी? सरकार की। और अगर सरकार की जिम्मेदारी तय होगी तो क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऊपर सवाल नहीं उठेगा? रोहित भाई अगर मैं सच बोलूंगा ना तो सच्चाई यह है कि आप सहित मेरे तमाम और मीडिया के साथी भी नाराज हो जाएंगे, इसलिए मुझे उतना कड़वा सच बोलने के लिए मजबूर ना करें। सर बोलिए ना सर। देखिए हथेली पे सरसों नहीं जमती है। जब आप और हम फील्ड में आते हैं ना तो फील्ड में तमाम तरीके के शासन प्रशासन की बातें होती हैं, और जब हम जाते हैं वहां पर तो कुछ समय शासन को और कुछ समय प्रशासन को भी देना होता है। हम प्रतिपक्ष के लोग हैं, हम लोग हंगामा काटते हैं, हम कहते हैं कि नहीं 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये हमारी मांग है और इसके लिए हम धरना देंगे। लेकिन यह भी अपने आप में सच है कि कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं और कानून सम्मत कार्रवाई आज आपने मुझे बहुत 48 घंटे में आज वाकई सर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं, वेरी कंफर्टेबल, वेरी रिलैक्स, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मैं आपको बता दूं क्योंकि आपने आज जो है ना तमाम चीजों को इतने क्लियर तरीके से रख दिया, ये बता दिया कि शोर मचाना दरअसल राजनेताओं की सिर्फ राजनीति है, दरअसल होना वही है जिस तरह से कार्रवाई होती आई है। आपने प्रैक्टिकली मुझे यह समझा दिया, बहुत अच्छा किया सर। इसलिए कम से कम जनता भी समझे कि जनता की कार्रवाई कैसे होगी नहीं होगी। क्या जमीनी असर की बात आपने समझाई?
मैं फिर से कहता हूं, आपसे बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि सच्चाई यह है कि टीवी में बैठ करके हम लोग जो डिबेट करते हैं और उसके बाद जब हम जमीन पे जाते हैं तो हमें कोई नहीं पहचानता। आज की डेट में होगा वही वहां पर जो वो दरोगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस दरोगा को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना चाहिए। कौन करेगा? और जितने भी दोषी लोग हैं राजपूत साहब, चलिए आप सॉल्यूशन दे दीजिए ना राजपूत साहब, कौन करेगा? और अगर वो नहीं करते तो हमारा शासन और प्रशासन पर यह दबाव जरूर होना चाहिए कि मुख्य है हम लोग करेंगे। मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, मीडिया ये सवाल उठा रहा है, सरकार के पक्ष रखने के लिए पांडे साहब बैठे हुए हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि सर आप लोग वो प्रेशर क्रिएट कीजिए कि मैं मीडिया का कृतज्ञ हूं, मैं मीडिया का कृतज्ञ हूं, मैं मीडिया के साथ में हूं, मैं मीडिया से चाहता हूं कि इस तरीके का बात उठती रहे जब तक दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई ना हो। और अखिलेश यादव जी को भी मैं कहना चाहता हूं, अगर वो आपका चैनल देख रहे हो, कि इससे पहले कि देर हो जाए उनको तुरंत कठोर दंडात्मक कार्रवाई कर देनी चाहिए। हाँ, अब के शुक्ला की बारी है। शुक्ला साहब, अब जरा बताइए, कांग्रेस के पक्ष को आपने सुन लिया, कांग्रेस देखिए किसी सियासी पॉइंट पर अपने रोहित जी देखिए रोहित जी, बहुत देर से सुरेंद्र राजपूत बड़ी दार्शनिक बातें कर रहे थे और जैसा आपने कहा कि बदले हुए नजर आ रहे हैं, वास्तव में नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की लालसा है। कहीं ना कहीं अंदर खाने बात चल रही है तो खुल के, लेकिन हाँ, इन्होंने इतनी बड़ी बातें की, एक बार भी इन्होंने कहा कि कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस धरना देगी क्या, कांग्रेस प्रदर्शन करेगी क्या, कांग्रेस कोई ज्ञापन देगी अखिलेश जी को क्या, एक बार भी खुलकर कोई बात नहीं बोले हैं। यानी दार्शनिक बातें बहुत करते रहे सुरेंद्र राजपूत जी, करेंगे क्या राजनीतिक रूप से ये उन्होंने नहीं कोई बताया। और ऊंची ऊंची बातें करके केंद्र यहां से वो अपनी सुरक्षा दे दे, केंद्र सुरक्षा देती है, उसकी भी एक व्यवस्था होती है। आप कह रहे हैं कि थानेदार गिरफ्तार कर लेगा, आप कह रहे हैं कि थानेदार गिरफ्तार कर लेगा। थानेदार की हैसियत है कि थानेदार की हैसियत है कि सत्ता पार्टी से जुड़े हुए आदमी को थानेदार गिरफ्तार कर लेगा जब तक उसको शासन का आदेश नहीं होगा, जब तक एसएसपी को आदेश नहीं होगा। एक थानेदार की हैसियत नहीं है। मैं शुक्ला साहब को ये बता, देखिए रोहित जी बोले शुक्ला साहब, रोहित जी बोलिए शुक्ला साहब, रोहित जी, हाँ शुक्ला साहब अपने पक्ष को रखिए। मैं अपनी बात, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ सर, एक एक करके। सर पांडे साहब, मैं आपको मौका दूंगा ना। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था फिर वही हो रही है। देखिए लखनऊ में वकीलों ने जा करके कचहरी में एक बाबू को मारा, जब मजिस्ट्रेट वहां बचाने गए तो मजिस्ट्रेट के साथ धक्का मुक्की हुई, मजिस्ट्रेट की भी पिटाई हो गई। एसएसपी जब वहां पहुंची उनके साथ ये भद्रता हुई। और आज आपके चैनल पे आ रहा है कि मंजरी सैनी को हटाने की मांग चल रही है। तो पूरी कानून व्यवस्था ही समाजवादी पार्टी की सरकार में ध्वस्त है और जल्दी से जल्दी चुनाव हो। उत्तर प्रदेश की जनता व्याकुल है और वो इसका बदला चुनाव में लेगी। सर वो बात तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि चुनाव हो, लाइन में लगाएंगे एक बार फिर से सब। देखिए अखिलेश जी तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे अपने ही लोग हमको नहीं चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, कांग्रेस वाले तो चाहते हैं कि बनूं। राहुल गांधी ने कह दिया है कि इनसे अच्छा कोई नहीं होगा। सुरेंद्र राजपूत, और देखिए कर दिया है कि चाचा ने स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि जनता हमको मुख्यमंत्री बना रही है और इनकी परेशानी ये चीज है कि ये ऐतिहासिक तौर पे 4.5 साल में ये पूरी देश ने, पब्लिक ने देख लिया, पूरी यूपी ने देख लिया कि विधायक से लेकर के, मंत्री से लेकर के, अधिकारी से लेकर के, बिना ये देखे कि किसका झंडा है, हमारे मुख्यमंत्री ने लगातार कार्रवाई की है। उनकी मनसा, उनका संदेश पब्लिक तक पहुंच चुका है। उन्होंने स्वयं बोला है कि हमारी पब्लिक से कम्युनिकेशन पूरी हो चुकी है। हम क्या चाहते हैं ये पब्लिक जानती, पूरी मीडिया जानती है, रोहित जी आप जानते हैं। बची बात इस पे ये प्रमाण है कि अतीक अहमद जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने में 1 मिनट नहीं लगा। वहां से कांग्रेस भी क्या इस बात से इत्तेफाक रख पा रहे हैं क्या सर? राजपूत साहब, जो पांडे साहब कह रहे हैं, जितनी तर्कों को रख रहे हैं, 4.5 साल में उन्होंने इतने पॉइंट, क्या पूछा आपने? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो पांडे साहब कह रहे थे कि 4.5 साल में जो है अखिलेश यादव ने बहुत कार्रवाई की, तमाम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से एग्रेसिव दिखे, 4.5 साल में कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी, स्टेट में जो है एक ऐसी गवर्नमेंट दिखी जो सिर्फ तत्परता दिखा रही थी। मतलब आप इस पे एतबार कर रहे हैं?
आप करेंगे। पिछले 6 महीनों में अखिलेश आप करेंगे। जब से उन्होंने कमान कायदे से संभाली है, उसके बाद निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम करने की कोशिश की, लेकिन इनके तमाम साथी बारातियों ने इनके कामों में अड़ंगा लगाने की कोशिश की है। 6 महीने से पहले की परिस्थितियां जो थी वो बिल्कुल अलग थी, कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीर प्रश्न थे, और आज की डेट में ये बात निश्चित तौर पर सच है कि अखिलेश यादव जब से बदले हैं, जब से अखिलेश यादव जी का राज तिलक हुआ है, कुछ लोगों ने मन से और कुछ लोगों ने बिना मन से उनको जब से राजा बना दिया है, निश्चित तौर पर बाकी लोग मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं, उस दिन से अखिलेश यादव जी ने कहीं ना कहीं अच्छे काम तो किए हैं। यहां पर 1-2 प्रश्न मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो सबसे बड़ी वो है कि किससे करे शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। शुक्ला जी की जो सबसे बड़ी बातें हैं ना, शुक्ला जी के लिए 2 कानून हैं। एक जगह पर जब उत्तर प्रदेश की बात आती है, बिहार की बात आती है, तो शुक्ला जी चाहते हैं कि कार्रवाई जो है वो तुरंत 2 मिनट के अंदर हो। और जब ये बात हम लोग पूछते हैं कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में आपकी सरकार है, तो आपकी पार्टी के हिसाब से कानून चलता है क्या? तब ये कहते हैं कि नहीं, वहां पे संविधान के हिसाब से चलता है। दूसरे स्टेट में हमारा यहीं पे सवाल पूछते हैं वो शिवराज के शुक्ला साहब, सिर्फ यूपी बिहार के लिए आपके सवाल में तेजी होती है। के शुक्ला साहब, सिर्फ यूपी बिहार के लिए आपके सवाल। देखिए अब आप बहस उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं कि 54 से लेकर के 60 आप बहस उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद पर कर रहे हैं, सपा की सरकार पर कर रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी पहुंच गए मध्य प्रदेश, गुजरात जी सर, गुजरात जी पहुंच गए। वो संविधान सम्मत कार्रवाई थी, संविधान सम्मत कार्रवाई थी जब वेमुला मारा गया, संविधान सम्मत कार्रवाई थी जब हरियाणा में दलितों की पिटाई की गई और उसके घर जला दिए गए बहादुराबाद। राजपूत साहब, ये संविधान सम्मत कार्रवाई है कि भाजपा सम्मत कार्रवाई? मतलब ये काउंट अगर आप करा रहे, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि क्या क्या हुआ, उसको मैं सही बिल्कुल नहीं कर रहा, और मैं ये कह रहा हूं कि वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जवाब मांगा जाए। लेकिन यार ये बातें एग्जाम्पल अभी आप देखे अतीक अहमद के चैप्टर पे सपा को आप ये कह रहे हैं कि एक ग्रेस देना चाहिए कि थोड़ा सा कार्रवाई में वक्त लगेगा, कांग्रेस ये कह रही है क्या? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जितनी जल्दी से जल्दी हो विधि सम्मत गिरफ्तारी हो उनकी। मैंने तो आपसे पहले कहा, मैं तो कहने वाला हूं कि दबंगों की कोई जगह नहीं है, बदमाशों की कोई जगह नहीं है, और राजनीति लोक लाज से चलती है। अगर उन्हें सजा भी नहीं हुई है तो राजनीति जो है तकनीकी पक्ष से नहीं चलती, चंद्रशेखर पांडे साहब, चंद्रशेखर पांडे साहब, सजा नहीं हुई है, चंद्रशेखर पांडे साहब, आगे मित्रता का क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये सजेशन कम से कम सुन लीजिए। जिस बात को मैं कह रहा था कि सीबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप होने का इंतजार कर रहे थे कि आप कार्रवाई करेंगे, तो उनका कुछ और कहना है। उनके तर्क को जरा समझिए कि थोड़ा सा इमेज अगर रिबिल्ड कर रहे हैं ना सर, तो कार्रवाई करके सबूत दीजिए। राजनीति लोकलाज से चलती है, राजनीतिक लोकलाज से चलती है सर। जो उन्होंने कहा यही पार्टी की लाइन है, यही पार्टी की लाइन है, यही पार्टी की सोच है, यही हमारे मुख्यमंत्री की सोच नहीं हो रहा सर, और ऐसा ही होना है। लेकिन मैं सोच यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही। बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं देखिए एक बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रही है, हर जगह रिफ्लेक्ट हो रही है। हमारे यहां पे टिकट जो भी लोग हैं, या सरकार को क्लियर कट एकदम मैसेज है कि वहां थानेदार तक को निर्देशित कर दिया गया है कि आपको दिख रहा है क्या जो कह रहे हैं चंद्रशेखर पांडे, जल्दी से प्लीज है उस पे कोई न्यूट्रल होके बोलिएगा सर। मैं व्यक्ति विशेष के तौर पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा, उन्होंने खुद कहा कि हाँ है। नहीं उन्होंने ऐसा नहीं कहा है राजपूत साहब। उन्होंने कहा कि 6 महीने में चेंज आए, 6 महीने नहीं सर, आप 4.5 साल की बात कर रहा हूं, 6 महीने में। पांडे साहब तो इसमें, पांडे साहब तो आपको चिंतित होने की जरूरत है। पांडे साहब इसमें मुस्कुराने के लिए चिंतित होने की जरूरत है। गवर्नमेंट आपको 5 साल के लिए बनाने को मिली थी, जनता ने 5 साल के लिए चुना, और आखिरी 6 महीने में आप क्या कर रहे हैं? डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं कि 6 महीने में चेंज हुआ और इस बात से आप गदगद हैं, तो आप जान लीजिए सर, आपकी गवर्नमेंट पे, आपकी रूलिंग स्टाइल पर तब बहुत बड़ा सवाल लगा दिया कांग्रेस ने। तो स्वीकार कर लिया, हम 4.5 साल कह रहे हैं, 6 महीने तो एक्सेप्ट किया कि लास्ट में चेंज आई, ये बड़ी बात है। आप उसको आप समझिए, बात ये नहीं है। आप पहले दिन से, मैं इसका जवाब दे दूं, पहले दिन से मुख्यमंत्री ही, केवल मुख्यमंत्री का रोल, ये जो एक्सप्रेस वे बना है वो 2 साल में बना है, 6 महीने में नहीं। मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि हमें एक लाइन समझ में आती है, मैं बताता हूं आपको,
ओनली विकास विकास विकास। उसके अलावा मजबूर हो जाता हूं, विकास के अलावा मजबूर हो जाता हूं सर। अब मैं तथ्यों पे आ जाऊंगा तो फिर परेशानी हो जाएगी सर। NH 58 में बुलंदशहर की रेप की घटना के बाद क्या घटनाएं रुक गई? नहीं बिल्कुल आ जाइए। पर आज भी घटना गलत है कि हमारे पहले 3 दिन पहले क्या बदल दिया आपने? विकास की बात क्या बदल दिया आपने? विकास की किस तस्वीर को आप रख रहे हैं? आप अनजस्टिफाई मत कीजिए स्टेटमेंट को प्लीज। सुरेंद्र राजपूत, विकास की तस्वीर आप खुद जानते हैं कि पूरे प्रदेश में विकास की जो बयार चल पड़ी है सर, विकास अविरत चल पड़ी सर। विकास का हिस्सा वो भी होता है कि हर एक इंसान जो जहां का नागरिक है वो अपने आप को महफूज फील करे। क्या इस चैनल पे जिस डिबेट पर आप बैठे हैं उस डिबेट पर आपने पहले स्टेटमेंट को जो सुना, क्या वो शख्स अपने आप को महफूज फील कर रहा था? ईमानदारी से इसको सोचिएगा। सुरेंद्र राजपूत, मैं आपका कमेंट चाहता हूं। बिल्कुल नहीं फील कर रहा था, लेकिन महफूज हम लोग। एक सेकंड पांडे साहब प्लीज, पांडे साहब प्लीज, सर छोड़िए। ठीक है राजपूत साहब। देखिए, अगर वो आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा होता तो कैमरे पे ऐसे नहीं बोलता। वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, इसीलिए हमने मांग की है कि चाहे प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार उसको सुरक्षा मुहैया कराए। और अगर वो सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है तो निश्चित तौर पर दोनों सरकारों की गलतियां मानी जाएंगी। शुक्ला जी जैसे विद्वान लोगों को राज्यपाल की जगह जाने की जगह पे अपने गृह मंत्री के आप जो मांग कर रहे हैं वो चैनल पे ही कर रहे हैं कि बाहर भी करेंगे? सुरक्षा करा देनी चाहिए। राजपूत साहब, शुक्ला साहब, आप चैनल के बाहर भी तो मांग करिए, चल के कांग्रेस की तरफ से कोई प्रस्ताव बना के भेजिए मुख्यमंत्री के पास। आप ही भी सहयोगी दल बनने वाले हैं, कम से कम कुछ तो करिए प्रैक्टिकल। शुक्ला जी केवल चैनल पे बैठ के ही आप बोलने लगते हैं। शुक्ला जी जो है आजकल बड़े परेशान हैं। शुक्ला जी के पास कटोरी में रख करके सत्ता आ रही थी, लेकिन इन्होंने डिमोनेटाइजेशन के बाद जो इनका हाल हुआ है, तो सच्चाई ये है कि ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन द रिकॉर्ड भी बड़ी परेशानी में आ गए हैं। वही मैं रोहित जी कहूं, राजपूत साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि नोटबंदी से पहले बीजेपी सत्ता में आ रही थी, अगर नोटबंदी पे न पहुंचे, अगर नरेंद्र मोदी जी पर न पहुंचे तो सुरेंद्र यानी आपने ये साबित कर दिया राजपूत साहब, यानी आपने ये साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट फेल थी, जनता त्रस्त थी, इसलिए फिर बीजेपी पे जा रहे थे वो। अगर डिमोनेटाइजेशन को छोड़ दें तो ये आपका स्टेटमेंट है सर, मेरा नहीं। आई एम नॉट ट्राइंग टू ओवरलैप इट। अरे रोहित भाई सुनिए, आज से पहले पूरे जब से हमारे मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में वकालत करें, निश्चित तौर पर आप नंबर 1 वकील होंगे। राम जेठमलानी को जो है डिफीट करेंगे। राजनीति तर्कों से नहीं चलती है। पत्रकारिता के करियर को खत्म करना चाह रहे हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, मैंने ये कहा, मैंने आज भी कहा, पहले भी कहता आया, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत स्थिति में समझ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार थे। वो लोग अपने आप को सोच रहे थे कि सत्ता में आ रहे हैं वो लोग, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के बाद छोटा सा कमेंट, उसके बाद में जाऊंगा शहर नगर प्रभात जी के पास भी जाना है। शुक्ला साहब, इनका जो है डिमोरलाइजेशन प्रिवेल कर गया है और आज की डेट में ये स्वयं मानते हैं कि हम सत्ता से बाहर जा रहे हैं। पांडे साहब आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं पांडे साहब, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर एक एक करके। नहीं पांडे साहब, ना ये तरीका नहीं हो सकेगा पांडे साहब ना, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा सर। आपकी आवाज मैं एक एक करके आऊंगा सर, मेरे पास आखिरी मिनट बचा है, मैं नहीं चाहता कि ओवरलिप करें प्लीज। मैं एक एक करके मौका दे रहा हूं। के शुक्ला सर, एक सेकंड सर, आरोप अभी भी लग रहे हैं। के शुक्ला बोलिए। शुक्ला साहब, रोहित जी बोलिए सर। मैं दो बातें करना चाहता हूं, जल्दी बोल दीजिए सर, जल्दी। कि सुरेंद्र राजपूत अगर नोटबंदी पर ना आवे, अगर सुबह उठ के जैसे हनुमान चालीसा पढ़ी जाती वैसे ये मोदी चालीसा ना पढ़े तो फिर इनको चैन ही नहीं पड़ती है। मोदी का नाम इनको लेना जरूरी है, नोटबंदी बोलना जरूरी है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, नोटबंदी के विषय को समझने की क्षमता अभी राजपूत जी में नहीं है। और राजपूत जी ही नहीं, इनके नेता जो राहुल गांधी हैं वो भी नोटबंदी की समस्या को नहीं समझ पाएंगे। चंद्रशेखर नोटबंदी देश के विकास के लिए। रोहित जी पहले हमें बोलिए, फिर आप बीच में न बोलिए। रोहित जी जब एडिशन ने सबसे पहले बल्ब बनाया तो कई राजपूत जैसे लोगों ने कहा कि बल्ब से रोशनी नहीं निकल सकती। के बाद से ही, जैसे लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से हमने हमारे मुख्यमंत्री ने एक ट्रैक पकड़ लिया
कि वो विकास डेवलपमेंट के अलावा उनके दिमाग में, कान में कुछ भी सोचना समझना बंद कर दिया। केवल डेवलपमेंट, कानून व्यवस्था से दो मुद्दों पे फोकस किया। चंद्रशेखर पांडे, मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर पांडे सर, मैं कंक्लूड करने वाला हूं सर। अब आप इन विकास गाथाओं को छोड़िए, मैं सीधी सी बात टू द पॉइंट आपसे पूछूंगा। नहीं सर, नहीं विकास पूरा होने दीजिए, मैं वही आ रहा हूं, विकास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जवाब दे दूं जो आपने जब नहीं देखिए, अगर बिना जवाब दिए आप गए, ये मेरे ऊपर बड़ा आरोप था, मुझे समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर पांडे के साथ डिबेट नहीं कर रहा हूं। पांडे साहब, मेरी मजबूरी को भी समझिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए, अतीक अहमद वाले चैप्टर पर आरोप तो हमारे ऊपर है ना सर। आरोप तो लगेगा सर, आरोप क्या बीजेपी पे नहीं लगता? सत्ता पक्ष पर आप हैं, गद्दी पर आप बैठे हैं, रिस्पांसिबिलिटी आपकी है, तो आरोप किससे लगेंगे? सवाल किससे पूछे जाएंगे? आप ही से पूछे जाएंगे, जवाब देना पड़ेगा सर। जल्दी बोलिए सर, तो जवाब तो दे लेने दीजिए। बोलिए सर, अतीक अहमद के चैप्टर पर आप क्या करेंगे? अतीक, ये तो बता चुके हैं, अतीक अहमद की चैप्टर पे तुरंत कार्रवाई जो चल रही है, प्रथम दृष्टिया उनकी वॉइस प्रूफ होते ही अरेस्टिंग भी उनकी होगी, इसमें कोई और अतीक अहमद ही नहीं, पूरे प्रदेश के जितने भी टिकट अपने आप कट जाएगा, उनकी अरेस्टिंग होगी और टिकट कटेगा, उनकी वॉइस प्रूफ होने भर की देरी है। बिल्कुल कार्रवाई का मतलब यही है कि आज की डेट में प्रथम कार्रवाई वॉइस प्रूफ होते ही उनका अरेस्टिंग भी होगी और टिकट भी कटेगा, और यही नहीं पूरे प्रदेश के जो भी आखिरी 30 सेकंड, ठीक है, व्यवस्था के खिलाफ, ठीक है प्रभात त्रिपाठी, आखिरी 30 सेकंड बचा, मुझे शो वाइंड अप करना है। प्रभात त्रिपाठी सर, ये बता दीजिए, क्या समाजवादी पार्टी वाकई उस मोड पर है जहां कार्रवाई करेगी? मुझे बहुत कम समय दिया, मैं इसके लिए थोड़ा करूंगा। सवाल इस बात का है कि आज जो डिबेट आपने की है, इसमें दुबे जी का क्या होगा, उनको सुरक्षा दी जाए, उसके बाद जो है अतीक अहमद की तुरंत गिरफ्तारी हो, और इसके साथ साथ आज जो ये गंभीर विषय है कि राजनीति में अपराधीकरण, इसमें चुनाव आयोग को संज्ञान लेके अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से अपराधियों को टिकट देती हैं या टिकट की घोषणा करती हैं, तो कोई ऐसा मापदंड होना चाहिए, चुनाव आयोग इसमें तय करे। नहीं, इस देश के अंदर अपराधियों की बाढ़ लगातार रहेगी, और इसी तरह राजनीतिक दलों से, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे सभी राजनीतिक दलों में सन 80 के बाद अपराधियों ने विधानसभा और लोकसभा में प्रवेश किया है, और जब तक चुनाव आयोग इसमें कोई एक्शन नहीं लेगा, तब तक इस देश की और प्रदेश की राजनीति सुधरने वाली नहीं है। और इस डिबेट पे जिस तरीके से कार्रवाई होगी, अगर मुख्यमंत्री, मैं आखिरी लाइन पूछूंगा, सरकार आखिरी लाइन पूछूंगा सर, आपके पास लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, आखिरी लाइन पूछूंगा, क्या अतीक अहमद के इस एपिसोड पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की इमेज को और भी ज्यादा पोटेंशियली वैल्यूएबल बनाने के लिए कार्रवाई करेगी, स्टेप उठा पाएगी, या फिर वहां भी दो धड़ा दिखेगा, कार्रवाई नहीं होगी? जल्दी कंक्लूड करेगा सर, 10 सेकंड को हम नहीं, हम देखिए अखिलेश को इस पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, और चाहिए छोड़ अखिलेश नीट एंड क्लीन कर पाएंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, चाहिए छोड़ दीजिए, कर पाएंगे? अखिलेश को कर पाएंगे? नहीं करना चाहिए सर, चाहिए छोड़ दीजिए, एक पत्रकार से मैं पूछ रहा हूँ, कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। फिर आप चाहिए पे आ गए। राजपूत साहब, मेरे पास वक्त नहीं है, माफी चाहूंगा, नहीं सुन पाऊंगा सर, नहीं सुन पाऊंगा राजपूत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री सर्वशक्तिमान है, मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी होगी अपने छवि को बचाने के लिए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं मुख्यमंत्री कार्रवाई जब उनका प्रदेश अध्यक्ष उनको झूठा साबित कर रहा है? पांडे साहब देख लीजिए, जाते जाते बोल दीजिए सर, मैं आप 5 सेकंड और एक्सटेंड कर दे रहा हूं। झूठा साबित करने में लगे हैं क्या वहां पर आपके दल में लोग? चंद्रशेखर पांडे, अरे आप देखिए अखिलेश उनको शिवपाल यादव जी, मैं बता दूं कि बिल्कुल नहीं, कोई झूठा नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ में एक चीज मैं चाहूंगा कि वाजपेयी जी से कि वो भी कुछ कार्रवाई के बारे में अपने लोगों के साथ। शुक्रिया सर, मेरी मजबूरी है सर, आपको पता है घड़ी जो है ना, घड़ी की सुइयां बार बार इशारा कर रही है कि अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अगला कार्यक्रम भी है, लेकिन जाते जाते इतना जरूर है, सत्ता की खनक में क्या कुछ होगा ये तो आने वाली तस्वीर तय करेगी, लेकिन कम से कम जनता जरूर समझती है, और जनता जवाब भी मांगेगी। अगर ऐसे शख्सियत को आप जनप्रतिनिधि बना रहे हैं जिनके ऊपर सवाल उठने लगे, जिनके ऊपर धमकी देने का आरोप लग रहे, तो शायद सोचने की जरूरत है कि दलों की सोच क्या जा रही है और दल किस राजनीति के साथ राजनीति मैदान में उतर रहे हैं। सोचिएगा, अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरें नेशनल वॉइस पर लगातार जारी है। दुबे जी, हाँ सरकार भाई, कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। मैं ऐसा अपशब्द का प्रयोग कभी नहीं करता भैया, आपके लिए